हेलो दोस्तों। आज हम लोग आप लोग का स्वागत है राइज विथ IIT TNP मनन। और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो न्यूटन लॉ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम तिरुपति नाथ पांडे है और मेरा हायर क्वालिफिकेशन एमटेक है IIT खड़गपुर। अगर आज मैं NLM पढ़ाऊँगा। अगर इस चैप्टर आप लोग को पसंद है मेरे पढ़ाने का तरीका तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे इसमें मैं कवर करूंगा जनरली जो है थ्योरेटिकल पार्ट कवर नहीं करूंगा। इसमें मैं न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करवाऊंगा। इसमें ब्रेक में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। जो ये न्यूटन लॉ मोशन चैप्टर है ये हम लोग काइनेमेटिक्स के बाद पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में हम लोग जो है वो पोजीशन पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम इसके काज को पढ़ेंगे कि ये कैसे जनरेट होता है इसके पीछे क्या कहानियां होती है। इससे हम लोग को फोर्स आता है। फोर्स क्या होता है कि फोर्स जो पुल और पुश होता है विच चेंज और टेंस टू चेंज रेस्ट। अगर कोई रेस्ट मोशन कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसको स्टेट को चेंज करना चाहेगा। कोई बॉडी या पार्टिकल वेलोसिटी में है तो उसको चेंज करना चाहेगा। यूनिफॉर्म मोशन को वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना चाहेगा या उसको स्पीड अप कर सकता है या उसको स्लो कर सकता है। वेलोसिटी के डायरेक्शन है तो इसको चेंज कर सकता है। फोर्स जो है बॉडी का शेप जो है अगर इस तरह का है तो इसमें फोर्स लग के इसको जो है शेप भी चेंज कर सकता है इसका। तो दैट इज द डिफिनेशन ऑफ फोर्स। इसके बाद हम लोग आते हैं फोर्स के बाद लॉ ऑफ मोशन। 3 लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पहला जो है हमें बताता है इसको हम लोग इनर्शिया प्रॉपर्टी लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसमें ये बोलता है कि जो भी ऑब्जेक्ट या बॉडी है वो अपने स्टेट को मोशन को जो भी वो कंटिन्यू रखना चाहती है जब तक कि उस पर अनबैलेंस फोर्स ना लगे। जैसे कि कोई बॉल है ये भी वेलोसिटी से मूव करे तो ये वेलोसिटी भी से ही मूव करना चाहेगी जब तक कि इस पे अपोजिट फोर्स फ्रिक्शन न लगे एयर रेजिस्टेंस न लगे या कोई भी हम अनबैलेंस ब्रेक लगा दे अनबैलेंस फोर्स न लगाए। अगर आइडियल कंडीशन हो नो रेजिस्टेंस हो कोई ब्रेक न लगाए तो ये हमेशा भी अपने मोशन को कंटिन्यू करना चाहिए। ये भी वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी। अगर आइडियल कंडीशन हो फ्रिक्शन न हो तो ये कभी रुकेगी ही ना। या कोई अगर रेस्ट पे है एट अ रेस्ट तो हमेशा ही रेस्ट पे रहेगी। तो ये जो है लॉ ऑफ इनर्शिया है और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसके बाद हम लोग मोमेंटम जानते हैं। मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी प्रोडक्ट होता है। अगर चेंज ऑफ मोमेंटम का बात करते हैं तो ये हो जाता है v फाइनल माइनस v इनिशियल यानी कि p फाइनल माइनस p इनिशियल। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा p बराबर p फाइनल माइनस p इनिशियल। इसको लेते हैं m v फाइनल माइनस v इनिशियल। मास तो कांस्टेंट होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल m डेल्टा v कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग ये मोमेंटम होता है। इसके बाद सेकेंड लॉ आता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें जो है इसमें क्या बोलता है कि जो फोर्स नेट फोर्स बॉडी पे होता है वो जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ये डी है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डी पी को लिख सकते हैं एम भी अपॉन डी टी। यहां से हो जाएगा एम को बाहर ले लेंगे कांस्टेंट है। यहाँ से हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी। ये हो जाएगा मास इंटू डी बी अपॉन डी टी एक्सेलरेशन। यानी कि जो फोर्स नेट सेकेंड लॉ कहता है नेट फोर्स ऑन बॉडी मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट टर्म है और ये बहुत जगह यूज आता है। यानी हम इसको
सेकेंड लॉ यानी जनरली ये कहता है कि अगर नेट फोर्स ऑन बॉडी समेशन ऑफ नेट फोर्स, या नेट फोर्स बोल सकते हैं या समेशन ऑफ ऑल फोर्स बोल सकते हैं, वही नेट हो गया, वो होता है मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। अगर यही हमारा डायरेक्शन वाइज देख ले, अगर एफ ऑफ एक्स रहेगा तो ये हो जाएगा मास इंटू ए एक्स हो जाएगा। अगर वाई डायरेक्शन में लगाना है तो ये हो जाएगा मास ऑफ जो भी बॉडी होगा इंटू ए वाई इनर्शिया। अगर इसको एफ जेड डायरेक्शन में लगाना है तो इसको मास इंटू ए जेड। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड लॉ का यूज करते हैं। इसके अलावा थर्ड लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है टू एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड बोथ मस्ट एक्ट ऑन अ टू डिफरेंट बॉडी। यानी टू डिफरेंट बॉडी में अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बॉडी ए है, ये कोई बॉडी बी है, ये इस पे अगर फोर्स 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगाएगी, ए बी पे लगाएगी। यानी कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी 10 न्यूटन है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए माइनस 10 न्यूटन। माइनस इंडिकेट यानी कि उसका अपोजिट लग रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए। यहां से देखिए तो इसका हो जाएगा मास एक्सेलरेशन ए हो जाएगा मास ऑफ बी, मास ऑफ ए, मास ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू मास ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी। अगर मास ऑफ बी बहुत ज़्यादा हो, मास ऑफ ए से बहुत ज़्यादा हो, तो यहाँ पे ए बी जो है वो 0 हो जाएगा। यानी कि ये केस हो गया अर्थ और कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी अगर कुछ हाइट से अर्थ पे रिलीज होती है, जैसे फ्रूट्स गिरता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन तो होता है फ्रूट का, लेकिन वो ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ ही होता है, लेकिन वहाँ पे अर्थ इतना बड़ा है उसके कंपेयर में कि उसका जो एक्सेलरेशन अर्थ का है वो 0 होता है। इसीलिए इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे फोर्स कितने तरह के होते हैं। फोर्स जो होते हैं वो फंडामेंटल फोर्स, फंडा लिख लीजिए, फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स में एक हमारा हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी दो मास m1 m2 ये अट्रैक्टिव फोर्स है, F बराबर माइनस जी m1 m2 अपॉन अगर इसके बीच का डिस्टेंस r हो ये r स्क्वायर। यही अगर एक अर्थ हो, अगर यही फोर्स जो एक अर्थ हो, यहाँ से ये अर्थ है कुछ हाइट h पे, कोई मास m1 है, इसका मास m और रेडियस r है, तो यहाँ पे जो है g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉडी अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। अगर r बहुत बड़ा हो h से तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा जी एम m1 अपॉन r स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है वो मास m1 का हो जाएगा, अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा जी एम अपॉन r स्क्वायर। इसी को हम लोग ग्रेविटी ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं जी। इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 9.5 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स दिया जाता है। ये इक्वेटर से पोल की तरफ चेंज भी होता है। तो ये एक हो गया। दूसरा होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिज्म फोर्स उसको बोल देते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स आ जाता है। तीसरा है जो न्यूक्लियर फोर्स आ जाता है, और चौथा है वो वीक फोर्स आ जाता है। इन सब को हम आगे पढ़ेंगे, आगे जब हम ये सब चैप्टर पढ़ेंगे तो इस सब को वहाँ पे रिवीजन करेंगे। अभी हम लोग के पास जल्दी से जल्दी इसका कॉन्सेप्ट बताना है। इसके बाद सिस्टम आता है। सिस्टम में क्या होता है कि two or more than two objects which interact with each other from a system। तो सिस्टम होता है कि कोई पार्टिकल, कोई उसके कंस्टिट्यूएंट से मिल के बना हुआ हो, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो मिलकर सिस्टम बनाते हैं। इसमें फोर्स दो तरह का आता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो उनके पार्ट के वजह से उनके बीच में फोर्स लगता है, तो उनको इंटरनल फोर्स बोलते हैं। और उनके पार्ट पे कोई बाहर से फोर्स लगता है, कंस्टिट्यूएंट पे कोई बाहर से फोर्स लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। एक रियल फोर्स होते हैं, अगर दो मास ऑब्जेक्ट को एक दूसरे पे फोर्स लगाते हो तो रियल फोर्स उसको बोलते हैं। आइसोलेटेड बॉडी एक होती है जो कि एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाती है। तो ये चीज हो गया बेसिक में, और कुछ तो छूट नहीं रहा है। एक्सटर्नल, रियल एंड हाँ, इसके बाद हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। फ्री बॉडी डायग्राम कोई भी, अगर जैसे कि ये हो, ए हो, बी हो, सी हो, तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि जैसे कि हमको बी पे फोर्स लिखना हो, तो बी पे फोर्स लिखना हो तो एक तो बी का वेट हो जाएगा नीचे, इसका मास मान लो मास mb हो तो m b g। इसमें नॉर्मल ए के कारण नॉर्मल रिएक्शन बी ड्यू टू ए, एक नॉर्मल इस पे नीचे लगेगा, नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू सी। तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कि सिस्टम में से हम किसी भी पार्ट को हम लोग इसको बाहर निकालेंगे और उसमें जितने फोर्स है उन सब को हम लोग लिख देंगे। ऐसे बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन सिस्टम पे हम अप्लाई कर देंगे। देन इसके बाद और हम लोग इसको अभी हम आप लोग को नॉर्मल रिएक्शन, हाँ, एक फोर्स होता है, सिस्टम तो हो गया, और एक क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स में होता है, ये फोर्स के तो फंडामेंटल फोर्स बता दे। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स में एक फील्ड फोर्स होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स में फील्ड फोर्स होता है। फील्ड फोर्स होता है वो दो बॉडी दूर हो और एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हो तो उसको फील्ड फोर्स बोलते हैं। जैसे कि हो गया आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स में दूर बॉडी है लेकिन एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं। और दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है कि हमको बॉडी को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, जैसे मैकेनिकल फोर्स, हमको इस बॉडी पे फोर्स लगाना है धक्का देके, तो हम इसको जब टच करेंगे, पुश करेंगे, तब ये फोर्स लगेगा। इसी तरह फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये इन दोनों के बीच में टच होगा, रिलेटिव मोशन रहेगा, तभी ये फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स भी एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स। ये दो तरह का क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल रिएक्शन।
नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल इसको लिखना होगा तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है। तो नॉर्मल कैसे लगता है इसको हम देखेंगे। जैसे बॉडी है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो जो नॉर्मल एक्ट करता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर, ये ग्राउंड है, ये कोई मास है भी है, तो जो इस पे ग्राउंड जो है वो नॉर्मल ऊपर की तरह लगाएगी। वो कितना हो जाएगा, उसको हम लोग एन ब्लॉक ऑन ड्यू टू ग्राउंड, ब्लॉक ग्राउंड पे नीचे की तरफ नॉर्मल लगाएगा, वो कितना हो जाएगा एन जी ए। ये न्यूटन थर्ड लॉ से, न्यूटन थर्ड लॉ से एन जी ए बराबर मैग्नीट्यूड एन जी ए बराबर होगा, इसको हम बोल देंगे नॉर्मल बिटवीन, नॉर्मल बिटवीन ग्राउंड एंड ब्लॉक बी, ब्लॉक ए। इसको हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये बराबर होता है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड। इसके बाद जो है और कोई इस तरह से रखा हुआ है, ये ए ये बी है, तो बी जो है ए पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा, बी के कारण ए पे नॉर्मल रिएक्शन, और बी पे ए के कारण नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा। और ये भी जो भी ये कांटेक्ट सरफेस है इनके परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा एन ड्यू टू ए ड्यू टू ग्राउंड, एन ऑन ग्राउंड ड्यू टू ए, नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ग्राउंड, नॉर्मल ग्राउंड ड्यू टू बी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस तरह से जो है नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होता है। एक हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपली हम लोग एक कैलकुलेट करते हैं, एक मास m1 मास m2 ग्राउंड पे रखे हुए हैं, ये ग्राउंड है, तो हमको नॉर्मल रिएक्शन बताना है ग्राउंड और m1 के बीच में, और इसके बाद m2 और m1 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन बताना है। तो यहाँ पे हमको बताना है किसके किसमें, फाइंड एन जी ए बराबर वाट, फाइंड जो भी है, ये ब्लॉक ए हो गया, ये बी हो गया, ए और बी के बीच के वाट, ए बी ए या ए जी ए, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग फ्री डायग्राम बनाते हैं, फर्स्ट जो ऊपर दिख रहा है M2 का बनाते हैं, बी का, तो इस पे जो है M2G नीचे फोर्स लगेगा, ऊपर लगेगा नॉर्मल ऑफ बी ड्यू टू ए, दो ही फोर्स है, तो इनको हम लोग बैलेंस कर देंगे, बैलेंस कर देंगे तो M2G नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जो भी हो, नीचे को पॉजिटिव ऊपर को हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं, तो M2G माइनस NBA, इसका एक्सेलरेशन 0 है तो 0 हो जाएगा, नेट फोर्स इसको मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 है तो ये बराबर हो जाएगा, तो NBA इक्वल टू आएगा M2G। ये आ गया इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन। इसके बाद हमको ग्राउंड और इसके बीच का करना है, तो हमको इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास m1 है, नीचे m1G लगेगा, ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ए ड्यू टू ग्राउंड,
यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ए ड्यू टू बी। नेट फोर्स नीचे हमारा है M1G प्लस NAB माइनस ऊपर की तरह NAG बराबर 0। यहाँ पे M1G है, इसका NAB का वैल्यू जो है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना आया है M2G माइनस अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इसका ये NB है तो M2G माइनस के साथ लिखा है, लेकिन NB प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है गलती हो गया, यहाँ पे जो नीचे वाले फोर्स है, नीचे वाले, हाँ सही तो था, NB M1G ये भी नीचे की तरह लग रहा है, तो ये हमारा फोर्स मैग्नीट्यूड ये तो ऊपर है, लेकिन हमारा जो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कितना है, दोनों के बीच का नॉर्मल M2G माइनस NAG बराबर 0। यहाँ से NAG आ जाएगा, G कॉमन हो जाएगा, M1 प्लस M2। उसको पाउस करके लिखना होगा तो लिख लीजिएगा आप लोग, या समझते चलिए। क्वेश्चन मैं आप लोग को और इस पे बनवाऊंगा और आगे तो समझ में आएगा, उस समय क्वेश्चन बोलूंगा मैं। इसके बाद है जो और देखते हैं, एक जैसे कि ये एंगल थीटा, यहाँ कोई ब्लॉक रखा हुआ है, मास ए है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा तो ये इस तरह हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ये कितना हो जाएगा नॉर्मल, ये वेज है तो नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू वेज। तो इन दिनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन ये है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इस M वाले को फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें जो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें जो है वो नीचे की तरफ लगेगा mg, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा थीटा। अगर हम इसको a इसको b, तो हम लोग इसका जो है इक्वेशन AB अलोंग AB कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो इसके अलोंग हम लोग फोर्स बैलेंस करेंगे, तो ऊपर लग रहा है NAB माइनस mg, इधर हो जाएगा cos थीटा, mg cos थीटा बराबर हो जाएगा 0, NAB बराबर हो जाएगा mg cos थीटा। तो नॉर्मल इसके भी नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg cos थीटा, इधर हो जाएगा mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा mg sin थीटा, इसी के कारण ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा। इसको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा पॉज करके। कुछ नॉर्मल रिएक्शन जैसे कि ये फिक्स है, तो कुछ ऐसे बॉडी इस तरह, तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो N1 N2 इस तरह से लगता है, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है वो। इसी तरह से अगर सपोज दैट ये कोई रॉड हो, तो यहाँ पे जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा और यहाँ जो है ऐसे लगेगा NA NB। इसके बाद जो है अगर
स्पेयर हो, अगर दो स्पेयर हो, इनका सेंटर C1 हो, इसका C2 हो, तो यहाँ पे जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जो होगा सरफेस के परपेंडिकुलर वो सेंटर से पास होगा, तो C1 द्वारा C2 पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा N2 वो इससे पार होगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे भी जो है इसके सेंटर से पास होगा। इसके द्वारा N1 पे नॉर्मल रिएक्शन ऑन जो C1 है, सेंटर जो भी पहला हमारा स्पेयर हो उस पर N1, तो ये जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से पास होगा। तो ये है नॉर्मल का कॉन्सेप्ट। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं, और इम्प्रूवमेंट भी और होगा। तो थैंक यू। क्वालिटी में अगले जो लेक्चर है उसमें मैं लेके आऊँगा स्ट्रिंग फोर्स, और इसके बाद मैं इनका कॉन्सेप्ट बता के इसके बाद जो है मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।